हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टडी करेंगे कंप्लीट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। ना जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटी फंगल ड्रग्स फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती हैं। यहाँ आपके लिए एक शब्द माइकोसिस का अर्थ समझना ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शंस को माइकोसिस कहते हैं। तो जहाँ भी ये शब्द मिले आपको माइकोसिस, इसका अर्थ है फंगल इन्फेक्शंस। ना एंटी फंगल ड्रग्स ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि फंगस को मार देती हैं या फिर फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स या तो फंगीसाइडल होती हैं या फिर वो फंगी स्टैटिक होती हैं। ना एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें फंगल सेल का स्ट्रक्चर पता हो। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये फिगर एक फंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंगल सेल के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि यहाँ पीले रंग से दिखाई गई है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल जो कि यहाँ पर नीले रंग में दिखाई गई है। नाउ ये फंगल सेल मेम्ब्रेन का जूम्ड व्यू है और ये फंगल सेल वॉल का जूम्ड व्यू है। नाउ फंगल सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस, देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। नाउ ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन की तरह फंगल सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। नाउ अर्गोस्टेरॉल, ये हैं अर्गोस्टेरॉल्स। तो अर्गोस्टेरॉल फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। नाउ फंगल सेल वॉल 3 कंपोनेंट्स की बनी है, काइटिन, ग्लूकन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो मैनोप्रोटीन्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। नाउ काइटिन और ग्लूकन के बीच में क्रॉस लिंकिंग्स होती हैं जिससे ये सेल वॉल जो है ये बहुत मजबूत बन जाती है। यहाँ पर हरे रंग में ये जो एंजाइम दिखाई दिया है ये है बीटा-13 ग्लूकन सिंथेस। ये एंजाइम ग्लूकन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। Now, antifungal drugs, fungal cell membrane, fungal cell wall, fungal nucleus, microtubules को टारगेट करती हैं। Now, microtubules fungal cell की डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। आप पढ़ते हैं डिफरेंट एंटी फंगल ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो एंटी फंगल ड्रग्स की पहली क्लास है पॉलिन्स। नाउ पॉलिन्स में आती हैं ड्रग्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन। नाउ ये ड्रग्स अर्गोस्टेरॉल, ये है अर्गोस्टेरॉल, ये ड्रग्स जैसे कि यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी, ये अर्गोस्टेरॉल से बाइंड करती हैं और उनमें पोर्स या फिर उनमें छेद बना देती हैं। इससे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है जो वो बढ़ जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लीकी हो जाती है और सेल के कंपोनेंट्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अमीनो एसिड्स और दूसरी सब्सटेंसेस सेल के साइटोप्लाज्म में से लीक होकर सेल के बाहर आ जाते हैं और इस वजह से फंगस जो है वो मर जाती है। नाउ यहाँ पर आपको पॉलिन्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी चाहिए कि पॉलिन्स अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इफ़ेक्ट नहीं करते, उनका सिंथेसिस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। पॉलिन्स जो हैं वो अर्गोस्टेरॉल से बाइंड कर सेल मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एंटी फंगल क्लासेस हैं अज़ोल्स और अलाइलामीन्स। नाउ अज़ोल्स और अलाइलामीन्स दोनों क्लासेस की ड्रग्स अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को रोकती हैं। नाउ अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस होती है स्क्वालिन से। नाउ स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम स्क्वालिन को लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट करता है और 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम लैनोस्टेरॉल को अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट करता है। नाउ अलाइलामीन ग्रुप की ड्रग टर्बिनाफिन एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सीडेज की नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सो टर्बिनाफिन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ स्क्वालिन इपॉक्सीडेज और इस एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता। दूसरी और अज़ोल्स जिसमें ड्रग्स आती हैं जैसे कि फ्लूकोनाजोल, क्लोट्राइमेजोल, कीटोकोनाजोल,
नाउ ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये एंजाइम 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर देती हैं। ना दोनों ही केसेस में इन एंजाइम्स के इनहिबिट होने की वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता, जिससे कि नई फंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाती। और ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम जो है ये एक साइटोक्रोम P450 एंजाइम है। नाउ नेक्स्ट एंटी फंगल क्लास है इकाइनोकैंडीन्स। नाउ इस क्लास की ड्रग्स जैसे कि कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, ये एंजाइम बीटा-1,3 ग्लूकन सिंथेस को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकन का सिंथेसिस नहीं होता और इस वजह से जो ये सेल वॉल है ये कमज़ोर हो जाती है, ये सेल वॉल टूट जाती है। नेक्स्ट एंटी फंगल ड्रग है ग्रीसियोफल्विन, जो कि बेंजोफ्यूरिन क्लास में आती है। नाउ ग्रीसियोफल्विन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड हो जाती है और इस तरह ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शनिंग से इंटरफियर करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना काम नहीं कर पाते और फंगल सेल की माइटोटिक डिवीजन नहीं हो पाती। नेक्स्ट एंटी फंगल ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है और ये फंगल सेल में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होने देता। तो ये हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। नाउ लुक एट दिस चार्ट। ये चार्ट एंटी फंगल ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर एंटी फंगल ड्रग्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई करता है। इकाइनोकैंडिन्स, पॉलीन्स, अलाइलामीन्स, एजोल्स, बेंजोफ्यूरिन और एंटीमेटाबोलाइट। नाउ फर्स्ट एंटी फंगल क्लास है इकाइनोकैंडिन्स, जिसमें ड्रग्स आती हैं कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन और एनिडुलाफंजिन। ये ड्रग्स बीटा ग्लूकन सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकन का सिंथेसिस नहीं हो पाता और सेल वॉल में काइटिन और ग्लूकन के बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती और इस वजह से जो फंगल सेल वॉल है उसमें एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट क्लास है पॉलीन्स, जिसमें ड्रग्स आती हैं एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हेमाइसिन। ना ये ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टेरॉल होता है उससे बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन में छेद प्रोड्यूस करती हैं। सो these drugs they target already formed fungal cell membrane. Now fungal cell membrane में छेद होने की वजह से सेल के जो आयंस हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो लीक होकर सेल के बाहर आ जाते हैं and this causes fungal cell death. Now next antifungal classes हैं azoles and allylamines. नाउ अजोल्स और अलाइलामीन्स उन एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं जो कि अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस रोक देती हैं और जिसकी वजह से फंगल सेल में न्यू सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाती। नाउ टर्बिनाफिन अलाइलामीन एंटी फंगल क्लास की ड्रग है। ये स्क्वालिन इपॉक्सिडेज एंजाइम को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता। नाउ अजोल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 सब क्लासेस में, इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स। नाउ इमिडाजोल्स में ड्रग्स आती हैं क्लोट्राइमेजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। इन सभी ड्रग्स को टॉपिकली यूज़ करते हैं, यानी कि स्किन की बॉडी की ऊपरी सतह पर इनका यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल का यूज़ टॉपिकल और ओरल दोनों तरह से होता है। कीटोकोनाजोल को लोकल एज वेल एज सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है, पर क्योंकि कीटोकोनाजोल एक टॉक्सिक ड्रग है इसलिए प्रमुख तौर पर कीटोकोनाजोल को भी टॉपिकली ही यूज़ करते हैं। ट्रायाजोल्स में एंटी फंगल ड्रग्स आती हैं जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। इन ड्रग्स को ओरली एज वेल एज आईवी दोनों तरीक़ों से दिया जाता है। नाउ एजोल्स जो हैं आइदर इमिडाजोल और ट्रायाजोल, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये एंजाइम लैनोस्टेरॉल अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से
न्यू सेल मेम्ब्रेन, फंगल न्यू सेल मेम्ब्रेन जो है वो बन नहीं पाती। नाउ नेक्स्ट क्लास है बेंजोफ्यूरिन। इसमें ड्रग आती है ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन फंगल माइटोसिस को रोकती है। ग्रीसियोफल्विन माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उससे बाइंड करती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शनिंग को इंटरफियर करती है, और जिसकी वजह से जो फंगल माइटोसिस का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, फंगल सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्लास है एंटी मेटाबोलाइट। इसमें ड्रग आती है फ्लूसाइटोसिन। ना फ्लूसाइटोसिन एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से थाइमीन न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से फंगल जो डीएनए है वो नहीं बन पाता। सो फ्लूसाइटोसिन इनहिबिट्स synthesis of fungal DNA, RNA and protein. So this is the classification of antifungal drugs based on their mechanism of action. अगर ये same question like classify antifungal drugs with suitable examples अगर आपको ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आता है तो आपको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिंपली आप एंटी फंगल ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल क्लासेस क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एंटी फंगल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज इकाइनोकैंडिन्स। फॉर एग्जांपल ड्रग्स आर कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन एंड एनिडुलाफंजिन। देन सेकेंड क्लास इज पॉलीन्स, जिसमें ड्रग्स आती हैं लाइक एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन, हेमाइसिन। नेक्स्ट क्लास इज अलाइलामीन, द ड्रग इज टर्बिनाफिन। Then azoles further classified into imidazoles and triazoles. Imidazoles में drugs आती हैं जैसे कि clotrimazole, econazole, miconazole, ketoconazole. Triazoles में drugs आती हैं जैसे कि fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole. Next antifungal class is benzofurin जिसमें आती है griseofulvin, and another class is the antimetabolite जिसमें drug आती है फ्लूसाइटोसिन। तो इस तरह आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में एंटीफंगल ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। नाउ क्लिनिकली एंटी फंगल ड्रग्स को सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस और सिस्टमिक या फिर हम कहें इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नाउ एंटी फंगल ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस पढ़ने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें सुपरफिशियल और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस के जो बेसिक्स हैं वो हमें ठीक से समझ आए। नाउ ब्रॉडली फंगल इन्फेक्शंस 2 तरह के होते हैं, सुपरफिशियल और सिस्टमिक। नाउ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस स्किन, हेयर, नेल्स और उसके अलावा सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं, जबकि सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोन्स। नाउ सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस को इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस 2 तरह के होते हैं, डर्मेटोमाइकोसिस एंड सुपरफिशियल म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। नाउ डर्मेटोमाइकोसिस को टीनिया इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन स्किन, हेयर या फिर नेल्स पर हो सकता है। अगर ये स्किन पर होता है तो इसको कह सकते हैं टीनिया कॉर्पोरस। अगर ये हेयर पे होता है तो टीनिया कैपिटस। अगर ये नेल पे होता है तो टीनिया अंगियम। और इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर कैंडिडियासिस, अगर स्किन म्यूकोक्यूटेनियस यानी कि स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन को कहते हैं सुपरफिशियल म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। तो ये कैंडिडियल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है जब इसे सुपरफिशियल कहा जाए? ये हो सकता है इंटरडिजिटल यानी कि पैरों की उंगलियों के बीच में, ये स्किन के ऊपर हो सकता है। ट्रीजिनस यानी कि स्किन के फोल्स के बीच में हो सकता है। ओरल थ्रश यानी कि कैंडिडियल इन्फेक्शन ऑफ माउथ। देन वजाइनल कैंडिडियासिस। तो ये सारे हैं सुपरफिशियल इन्फेक्शन। सो लोकलाइज्ड सुपरफिशियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल एंटीफंगल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोट्राइमेजोल, मीकोनाजोल, टॉपिकल कीटोकोनाजोल, टॉपिकल
terbinafine. Now local superficial, ये सारे जितने भी लोकल या फिर कहें लोकलाइज्ड सुपरफिशियल इन्फेक्शंस हैं, ये अगर फैल जाएं, अगर इनकी सिवियरिटी बढ़ जाए या फिर ये टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स से ठीक ना हो, तो उस वक्त ओरल एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि ओरल फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ग्रीसियोफाल्विन, ओरल टर्बिनाफिन. तो ये है सुपरफिशियल इन्फेक्शंस. अब समझते हैं सिस्टमिक या फिर इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस किस किस तरीके के हो सकते हैं. पहले ये हो सकते हैं एस्परजिलोसिस. ये इन्फेक्शन फंगस एस्परजिलस से होता है. अगर ये लंग्स को इफेक्ट करे तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, और अगर ये एंडोकार्डियम में हो तो इसको बोलेंगे एंडोकार्डाइटिस. नाउ आईवी वोरिकोनाजोल सिस्टमिक एस्परजिलोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है. देन इन्वेसिव कैंडिडिएसिस, ये कैंडिडा फंगस का इन्फेक्शन है, ये प्रोड्यूस कर सकता है ईसोफेजाइटिस. अगर ये एंडोकार्डियम में हो जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा एंडोकार्डाइटिस. नाउ इसमें जो सबसे पहले यूज़ करी जाने वाली एंटी फंगल क्लास है वो है इकाइनोकैंडेंस. इकाइनोकैंडेंस के बाद ओरल या फिर आईवी फ्लूकोनाजोल भी इन्वेसिव कैंडिडिएसिस में इफेक्टिव है. देन क्रिप्टोकोकोसिस. नाउ ये जो इन्फेक्शन है अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इसको बोलेंगे मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस, और अगर ये लंग्स में हो तो इसको बोलेंगे नीमोसिस्टिक सिस्टिस निमोनिया. इन दोनों केसेस में एम्फोटेरिसिन बी जो है दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. इसके अलावा नेक्स्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस. इसमें जो है हमारी साइनोसाइटिस हो सकता है, लाइक हमारी साइनसेस में सूजन आ सकती है विद ओरल एंड इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट. उसके अलावा हो सकता है सिस्टमिक इन्फेक्शन हिस्टोप्लास्मोसिस, देन कॉकिडियोआइडोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस. इन तीनों तरह के सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस में इट्राकोनाजोल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव. तो इस तरह डिफरेंट एंटी फंगल क्लासेस की ड्रग्स को डिफरेंट तरीके के फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है. तो अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ऑल डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स. नाउ एंटी फंगल ड्रग्स की फर्स्ट क्लास है पॉलिन्स. इस क्लास की कॉमनली यूज ड्रग्स हैं. पहली ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, जिसको आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है, एंड प्राइमरली इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस. और निस्टैटिन जिसका यूज़ टॉपिकली जिसको यूज़ किया जाता है, और इसके साथ इसको ओरली भी यूज़ करते हैं. ओरली यूज़ करने पर ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती और ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में लोकलाइज्ड एंटी फंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं. दीज ड्रग्स दे बाइंड टू अर्गोस्टेरॉल, और फंगल सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टेरॉल होते हैं उनसे ये ड्रग बाइंड करती हैं और सेल मेम्ब्रेन में छेद प्रोड्यूस करती हैं, और इन छेदों के थ्रू जो साइटोप्लाज्म में आयंस हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो सब लीक आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फंगल सेल डेथ होती है. देन क्लिनिकल यूजेस. नाउ फर्स्ट पहले देखते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी. नाउ एम्फोटेरिसिन बी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस. नाउ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी को फ्लूसाइटोसिन के साथ पहले 2 हफ्ते तक पेशेंट्स को दिया जाता है. इसको कहते हैं लोडिंग डोज. लोडिंग डोज के बाद पेशेंट को ओरल फ्लूकोनाजोल की ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस थेरेपी. नाउ यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी को इंट्राथीकली दिया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एम्फोटेरिसिन बी का आईवी इन्फ्यूजन दें तो एम्फोटेरिसिन बी जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच नहीं पाती. इसलिए क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी को इंट्राथीकली दिया जाता है, और जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी हो सकती है, CNS टॉक्सिसिटी हो सकती है.
दूसरा एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, और दूसरा इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल द एंटी फंगल ड्रग्स, और इसीलिए सिर्फ सीवियर सिस्टमिक माइकोसिस या फिर सीवियर सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी को आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है, जैसे कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेजिव कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, कॉकिडियोआइडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लास्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। अब देखते हैं एम्फोटेरिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स। एम्फोटेरिसिन बी इज़ हाईली टॉक्सिक। नाउ एम्फोटेरिसिन बी के आईवी इन्फ्यूजन से एक्यूट रिएक्शन हो सकता है, जिसके लक्षण हो सकते हैं चिल्स, फीवर, एक्स एंड पेन, डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, उसके अलावा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी कि जिस वेन में एम्फोटेरिसिन बी का इन्फ्यूजन दिया गया है उसमें सूजन आ सकती है। और एम्फोटेरिसिन बी का जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है दैट इज़ डोज रिलेटेड सिवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से किडनीज से एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस भी कम होती है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, और इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ फार्माकोलॉजी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ना हमारी नेक्स्ट पॉलीन ड्रग है निस्टैटिन। निस्टैटिन को टॉपिकली यूज़ करते हैं क्योंकि अगर निस्टैटिन को सिस्टमिकली यूज़ किया गया और निस्टैटिन ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो उसकी जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है वो एम्फोटेरिसिन से भी ज़्यादा है, एम्फोटेरिसिन बी से भी ज़्यादा है। सो इसलिए निस्टैटिन को टॉपिकली यूज़ करते हैं। टॉपिकल यूज़ के अलावा निस्टैटिन को ओरली भी दिया जा सकता है। ओरली देने पर ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये लोकल फंगीसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। So, it is used for the treatment of orally nystatin is used for the treatment of monilial diarrhea. Now, intestine में कैंडिडियल इन्फेक्शन होने की वजह से मोनीलियल डायरिया होता है, और निस्टैटिन को अगर ओरली दिया गया तो ये जो इंटेस्टाइन है उसमें से कैंडिडियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर देता है, एंड देयरफॉर इट इज़ यूजफुल इन वेरी इफेक्टिव इन मोनीलियल डायरिया। नाउ ओरल यूज़ निस्टैटिन का ओरल यूज़ करने से नोजिया और बैड टेस्ट इन द माउथ हो सकता है। देन टॉपिकली हम निस्टैटिन को यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल कैंडिडियासिस, देन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंडिडियासिस जिसको ओरल थ्रश भी कहते हैं। इसके अलावा इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस, कॉर्नियल एंड कंजंक्टिवल कैंडिडियासिस। नाउ टॉपिकल यूज़ से it can cause contact dermatitis. So this is the pharmacology of pollenes. Now pollenes के बाद next antifungal class है azoles. Now azoles जो हैं वो further classify होते हैं in two subclasses, namely imidazoles and triazoles. Now azoles या तो वो imidazole हो या फिर वो ट्रायाजोल्स हो, सबका सेम ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अजोल्स जो हैं दे इनहिबिट द एंजाइम लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज, और इस एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता, और जो अजोल्स हैं वो फंगीस्टैटिक हैं, वो फंगीस्टैटिक एजेंट हैं। तो पहले पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ इमिडाजोल्स। यहाँ पर हम 3 मेन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, क्लोट्राइमेजोल, मीकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं क्लोट्राइमेजोल एंड मीकोनाजोल को। ना इन दोनों ड्रग्स को टॉपिकली यूज़ करते हैं, देखते हैं इनके क्लिनिकल इफेक्ट्स। ना क्लोट्राइमेजोल और मीकोनाजोल दोनों टीनिया इन्फेक्शन या फिर हम कहें डर्मेटोमाइकोसिस जो कि एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन है उसमें ये ड्रग्स जो हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, इनका टॉपिकल इस्तेमाल होता है, एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया पीडिस यानी कि पैर का टीनिया इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं एथलीट फुट्स। देन टीनिया क्रूरस यानी कि स्कैल्प खोपड़ी का और हेयर शाफ्ट का टीनिया इन्फेक्शन। देन टीनिया कॉर्पोरस
जिसको रिंगवर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको दाद भी बोलते हैं, इन सब लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में सबसे पहले टॉपिकल ड्रग यूज़ होती हैं और क्लोट्राइमेजोल एंड मीकोनाजोल यहाँ पर फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। नाउ इसके अलावा वजाइनल कैंडिडिएसिस में भी ये ड्रग्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। दीज आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल कैंडिडिएसिस। और टॉपिकल यूज़ की वजह से ये ड्रग्स जो हैं ये लोकल इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, जहाँ इनको लगाया गया है वहाँ पर एक जलन सी महसूस हो सकती है। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोट्राइमेजोल एंड मीकोनाजोल। अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल को टॉपिकल और ओरल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है, पर कीटोकोनाजोल की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से कीटोकोनाजोल का ज़्यादातर टॉपिकल यूज़ होता है। टॉपिकल कीटोकोनाजोल इज़ वेरी इफेक्टिव in the treatment of tinea versicolor. Now tinea versicolor स्किन का एक टीनिया इन्फेक्शन है जिसमें फंगस पिगमेंटेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है और बॉडी पर, स्किन पर सफ़ेद, गुलाबी या फिर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। नाउ इन टीनिया इन्फेक्शंस में टॉपिकल कीटोकोनाजोल बहुत असरदार है। नाउ ओरली कीटोकोनाजोल को हम सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पर ओरल यूज़ ऑफ कीटोकोनाजोल इज़ हाईली रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट्स। तो अब समझते हैं ओरल कीटोकोनाजोल के क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस लाइक नॉजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कीटोकोनाजोल के, दैट कीटोकोनाजोल से हार्मोनल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी दिक्कतें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स, टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस कम होने की वजह से गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। फीमेल्स में ईस्ट्राडायोल की सिंथेसिस कम होने की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन का सिंथेसिस कम हो सकता है। देन कीटोकोनाजोल इज हेपाटोटॉक्सिक। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कीटोकोनाजोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा कीटोकोनाजोल साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी ड्रग्स के साथ अपनी ड्रग इंटरेक्शंस शो करता है। तो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ इमिडाजोल्स। सो ऑल इमिडाजोल्स आर वेरी इफेक्टिव topically for the treatment of superficial infections, specifically tinea infection and also vaginal candidiasis. इमिडाजोल्स के बाद अब ट्रायाजोल्स की फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइडली यूज्ड एंटी फंगल ड्रग्स। नाउ सभी ट्रायाजोल्स को ओरली और आईवी दोनों तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम 4 ट्रायाजोल्स को स्टडी करने वाले हैं: फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल। नाउ इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स सभी एजोल्स का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दे इनहिबिट द एंजाइम लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल के हम क्लिनिकल यूजेस समझते हैं। नाउ ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट। नाउ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट की जो मेंटेनेंस थेरेपी होती है उसमें फ्लूकोनाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। ये आपने पहले भी समझा है कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में इनिशियली 2 वीक्स के लिए एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन देते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है वो फ्लूकोनाजोल के ऊपर रखा जाता है। द पेशेंट इज गिवन फ्लूकोनाजोल एज द मेंटेनेंस थेरेपी। Then fluconazole is also very effective in candidial infections. It is a drug of choice in candida esophagitis. अगर esophagus में candida का infection हुआ है तो fluconazole is the drug of choice. Then it is very effective in other superficial and systemic candidiasis. इसके अलावा टीनिया इन्फेक्शंस नेमली टीनिया पीडस, टीनिया क्रूरस, टीनिया कॉर्पोरस, इन
टीनिया इन्फेक्शंस में अगर टॉपिकल थेरेपी इफ़ेक्टिव ना रहे तो ओरल फ्लूकोनाजोल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ओरल फ्लूकोनाजोल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह इट्राकोनाजोल ये भी काफ़ी इस्तेमाल में आने वाली एंटी फंगल ड्रग है। नाउ इट्राकोनाजोल इज़ द फर्स्ट चॉइस ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ this systemic fungal infection, that is histoplasmosis, then in the treatment of blastomycosis, spirotrichosis, paracoccidioidomycosis and chromomycosis. So in sabhi systemic fungal infections mein itraconazole is the drug of choice, and it is also very effective in vaginal candidiasis, in also in tinea infections, or in aspergillosis also itraconazole से काफ़ी कुछ रिलीफ मिलता है। Then adverse effects of these drugs, इन ड्रग्स से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ये ड्रग्स हिपैटोटॉक्सिक भी हैं, और सभी एजोल्स जो हैं वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और इसी वजह से जितने भी एजोल्स हैं वो दूसरी काफ़ी ड्रग्स के साथ क्लिनिकल इंटरेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में फिजिशियन को आपको बताना होगा कि आप ऑलरेडी इतनी सारी ड्रग्स ले रहे हैं। So a number of drug interactions are seen with azoles. Then fluconazole और itraconazole को प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाता। तो दिस इज़ अबाउट fluconazole एंड itraconazole। अब आगे पढ़ते हैं voriconazole एंड posaconazole। नाउ voriconazole और posaconazole ये न्यू ट्रायाजोल ड्रग्स हैं जिनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बहुत ही वाइड होता है। ये एंटी फंगल ड्रग्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट या फिर कहें नॉन रिस्पॉन्डिंग फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। नाउ वोरिकोनाजोल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है दैट वोरिकोनाजोल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट कैंडिडियल इन्फेक्शंस में भी वोरिकोनाजोल बहुत इफ़ेक्टिव है। देन सीरियस फंगल इन्फेक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इन फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स। नाउ वोरिकोनाजोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सीरियस भी हैं। सो वोरिकोनाजोल कैन कॉज विजन चेंजेस, इससे विजन चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि विजन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, लाइट से दिक्कत हो सकती है ना। ये विजन चेंजेस वोरिकोनाजोल देने के 30 मिनट बाद दिखाई देने शुरू होते हैं और लगभग 30 मिनट से 60 मिनट तक देखे जा सकते हैं। देन इट कैन कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है। देन वोरिकोनाजोल इज़ हिपैटोटॉक्सिक ऑल्सो, और आईवी इंजेक्शन या फिर आईवी कहें इन्फ्यूजन देने पर इससे एक्यूट रिएक्शन हो सकता है। देन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी हो सकता है जिसकी वजह से अरिथमिया हो जाता है। देन फोटोसेंसिटाइजेशन भी हो सकता है, सन की रेस से यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजेशन हो सकता है। और उसके अलावा जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सभी एजोल्स वोरिकोनाजोल भी साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जिसकी वजह से ये कई सारी ड्रग्स के साथ क्लिनिकल इंटरेक्शंस प्रोड्यूस करता है। And voriconazole is also contraindicated in pregnancy. अब देख लेते हैं पोसाकोनाजोल के क्लिनिकल यूजेस। नाउ म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट में पोसाकोनाजोल बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसके अलावा क्योंकि पोसाकोनाजोल एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, इसका यूज़ उन्हीं फंगल इन्फेक्शंस में किया जाता है जो कि कन्वेंशनल एंटी फंगल थेरेपी से ट्रीट ना हो। सो इट्स यूज इज रिजर्व्ड फॉर नॉन रिस्पॉन्सिव फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कि नॉन रिस्पॉन्सिव एस्परजिलोसिस, इन्वेसिव कैंडिडिएसिस, देन फंगल इन्फेक्शंस इन फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स।
Now, posaconazole को can also be used as an alternative to itraconazole in the treatment of chromomycosis. So ये है posaconazole के clinical uses. अब देख लेते हैं adverse effects. Now, posaconazole के adverse effects voriconazole से काफ़ी कम है. It can cause gastrointestinal symptoms और इसकी वजह से headache हो सकता है, drowsiness, dizziness हो सकती है. Rarely posaconazole causes anemia and arrhythmia. इसके अलावा posaconazole भी cytochrome P3A4 एंजाइम को इनहिबिट करता है और काफ़ी सारी ड्रग से ये ड्रग इंटरेक्शंस शो करता है. And posaconazole is also not to be used in the pregnancy. So ये है pharmacology of azoles जिसमें हमने पहले स्टडी किए imidazoles जिनको primarily टॉपिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, टॉपिकल फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, बेसिकली टीनिया इन्फेक्शंस एंड वजाइनल कैंडिडियासिस. उसके बाद हमने स्टडी किया एजोल्स, फ्लूकोनाजोल, ड्रग ऑफ चॉइस इन esophagitis, in candidial esophagitis, then itraconazole, उसके बाद voriconazole and posaconazole. अब हमारी अगली एंटी फंगल क्लास है अलाइलामीन. ड्रग टर्बिनाफिन इस क्लास में आती है. इसको टॉपिकली और ओरली दोनों तरह यूज़ किया जा सकता है. नाउ टर्बिनाफिन एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है और जिसकी वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता और फंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाती. नाउ टर्बिनाफिन इज़ अ फंगीसाइडल ड्रग. नाउ यूजेस देखते हैं टर्बिनाफिन के. टर्बिनाफिन को मेनली डर्मेटोफाइट्स या फिर कहें हम टीनिया इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. नाउ टॉपिकल टर्बिनाफिन इज़ यूज्ड इन localized टीनिया पीडिस, टीनिया क्रूरस, टीनिया कॉर्पोरस और टीनिया वर्सिकलर की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं. बहुत ही इफ़ेक्टिव है. इसके अलावा ओरल टर्बिनाफिन को ऑन्कोमाइकोसिस यानी कि टीनिया इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, टीनिया कैपिटस और इसके अलावा वो सभी टीनिया इन्फेक्शंस जो कि फैलने लगे हों, जिनमें टॉपिकल थेरेपी से कोई क्योर ना हुआ हो, ट्रीटमेंट ना हो पाया हो, वहाँ पर ओरल टर्बिनाफिन को यूज़ किया जाता है. और ऑन्कोमाइकोसिस में ओरल टर्बिनाफिन ग्रीसियोफल्विन और इट्राकोनाजोल से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. अब समझते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ टर्बिनाफिन. नाउ टॉपिकल यूज़ से एरिथमिया हो सकता है यानी कि स्किन लाल हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, ड्राइनेस आ सकती है और उससे इरिटेशन भी हो सकती है. इसके अलावा ओरल टर्बिनाफिन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट हो सकता है, टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और कुछ केसेस में हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और सीवियर क्यूटेनियस रिएक्शंस भी रिपोर्ट हुए हैं. और इसके अलावा ओरल टर्बिनाफिन को प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए. सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ अलाइलामीन एंटी फंगल क्लास जिसमें हमारी ड्रग आती है टर्बिनाफिन. अब हमारी नेक्स्ट एंटी फंगल क्लास है इकाइनोकैंडिन्स जिसमें ड्रग्स आती हैं कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन. ना यहाँ पर कैस्पोफंजिन एक प्रोटोटाइप ड्रग है. ना इसको दिया जाता है बाय आईवी इन्फ्यूजन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इकाइनोकैंडिन्स जो हैं वो बीटा-1,3 ग्लूकन सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिससे बीटा-1,3 ग्लूकन का सिंथेसिस नहीं हो पाता और इसी वजह से जो फंगल सेल वॉल है उसमें काइटिन और ग्लूकन के बीच में क्रॉस लिंक्स नहीं बनते, तो जो सेल वॉल है वो वीक हो जाती है और इसी वजह से ऑस्मोटिक फोर्सेस को ये सेल वॉल रेजिस्ट नहीं कर पाती, टूट जाती है और इसी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, फंगल सेल की डेथ हो जाती है. नाउ कैंडिडा के अगेंस्ट इकाइनोकैंडिन्स जो है वो फंगीसाइडल हैं और एस्परजिलस के अगेंस्ट इकाइनोकैंडिन्स जो हैं वो फंगीस्टैटिक हैं. देन अब पढ़ते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ इकाइनोकैंडिन्स. नाउ इन्वेजिव कैंडिडियासिस या फिर हम कहें सिस्टमिक कैंडिडियासिस की ट्रीटमेंट में इकाइनोकैंडिन्स का मेन यूज़ है.
इसके अलावा नॉन रिस्पॉन्सिव इन्वेजिव एस्परजिलोसिस की ट्रीटमेंट में भी इकाइनोकैंडेंस इफ़ेक्टिव है। फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में, फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इकाइनोकैंडेंस को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ कैस्पोफंजन। कैस्पोफंजन के रिलेटिवली कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नाउ आईवी इन्फ्यूजन देने पर एक्यूट फेब्राइल रिएक्शन हो सकता है जिसमें शिवरिंग, फीवर, रैशेस हो सकते हैं। देन फ्लेबाइटिस हो सकती है, जिस वेन में कैस्पोफंजन का इन्फ्यूजन दिया गया है उसमें सूजन आ सकती है। इसके अलावा रैशेस, वॉमिटिंग, डिस्निया यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, हाइपोकैलीमिया और जॉइंट पेन भी हो सकता है। और इकाइनोकैंडेंस को प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इकाइनोकैंडेंस आर मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेजिव कैंडिडियासिस। नाउ नेक्स्ट एंटी फंगल क्लास है बेंजोफ्यूरिन। नाउ ग्रीसियोफल्विन बेंजोफ्यूरिन क्लास की ड्रग है। ग्रीसियोफल्विन को ओरली दिया जाता है। अब आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक सीधी लाइन में अलाइन दिखाई दे रहे हैं और ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स डॉटर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स पर खींचते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। नाउ ग्रीसियोफल्विन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स ठीक से काम नहीं कर पाते और इस वजह से जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर नहीं पहुंच पाते और ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड नहीं हो पाता और जिसकी वजह से ग्रीसियोफल्विन जो है वो फंगल माइटोसिस के प्रोसेस को रोक देता है। फंगल सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाता और फंगल सेल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। सो ग्रीसियोफल्विन इज फंगी स्टैटिक। अब देखते हैं क्लिनिकल यूजेस। ग्रीसियोफल्विन टीनिया अंगियम यानी कि टीनिया इन्फेक्शन ऑफ नेल्स एंड टीनिया कैपिटस यानी कि स्कैल्प, खोपड़ी और हेयर शाफ्ट का जो टीनिया इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब देखते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ग्रीसियोफल्विन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स हो सकते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकती है जिसमें पेरिफेरल नर्व्स पर सूजन आ जाती है। ग्रीसियोफल्विन हेपाटोटॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर भी हो सकता है। ये टेराटोजेनिक है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में ग्रीसियोफल्विन को प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इंड्यूसेस, इट कॉजेज इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स और क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इंड्यूस करता है इसीलिए ये बहुत सी ड्रग्स से ड्रग इंटरेक्शंस भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ग्रीसियोफल्विन से ड्रग इंटॉलरेंस भी हो सकती है। ग्रीसियोफल्विन के साथ कभी भी अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए और अल्कोहल इंटॉलरेंस की वजह से डाइसल्फिराम जैसे रिएक्शंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो ग्रीसियोफल्विन इज़ प्राइमरीली यूज्ड, प्रमुख तौर पर ग्रीसियोफल्विन को टीनिया इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब हमारी अगली एंटी फंगल क्लास है एंटी मेटाबोलाइट्स। ना फ्लूसाइटोसिन जो एंटी फंगल ड्रग है वो इस कैटेगरी में आती है। फ्लूसाइटोसिन को ओरली दिया जाता है। फ्लूसाइटोसिन इज़ 5-फ्लोरोसाइटोसिन जिसको शॉर्ट में 5FC भी कहते हैं। ना फ्लूसाइटोसिन अपने आप में इनएक्टिव है। फंगल सेल के अंदर पहुंचने पर ये एक्टिव 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है और 5-फ्लोरोयूरासिल इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ फंगल DNA, RNA एंड प्रोटीन और फ्लूसाइटोसिन जो है वो एक फंगी स्टैटिक ड्रग है। अब समझते हैं यूजेस। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लूसाइटोसिन को एम्फोटेरिसिन B के साथ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन से बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया हो सकता है।
और इसकी वजह से माइल्ड बट रिवर्सिबल लिवर डिसफंक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी में फ्लूसाइटोसिन को नहीं देना है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। अब फार्माकोलॉजी स्टडी करने के बाद अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर हम कुछ कहें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। उसके अलावा कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी फंगल ड्रग। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो एंटी फंगल ड्रग नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी, ये एक पॉलीन एंटी फंगल है। क्लोट्राइमेजोल, ये एक इमिडाजोल है। हेमाइसिन, ये भी एक पॉलीन है। बचा क्या? नियोमाइसिन। सो नियोमाइसिन क्या है? ये एक एंटी फंगल ड्रग नहीं है। नियोमाइसिन इज aminoglycoside antibiotic. So the correct answer is neomycin. Neomycin is not an antifungal drug. Next question, which of the following antifungal drugs interfere with the mitosis? यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है on the mechanism of action of antifungal drug. Now एम्फोटेरिसिन भी क्या करता है? ये अर्गोस्टेरॉल से बाइंड होता है और जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसमें छेद कर देता है। देन टर्बिनाफिन अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। कीटोकोनाजोल भी अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट इज ग्रीसियोफल्विन। सो ग्रीसियोफल्विन क्या करती है? ग्रीसियोफल्विन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शनिंग को इंटरफियर करती है, जिसकी वजह से माइटोसिस नहीं होता। सो it is the griseofulvin that interferes with the mitosis. So the correct answer is the griseofulvin. Next, which of the following antifungal drug inhibit squalene epoxidase? तो सबसे पहले पता हो कि squalene epoxidase है क्या। तो squalene epoxidase वो एंजाइम है which was used in the synthesis of ergosterol. अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस में 2 एंजाइम्स यूज हुए थे, एक था स्क्वालिन इपॉक्सिडेज और दूसरा था 14 अल्फा डीमिथाइलेज। तो हमको यहाँ पर देखना है कौन सी ड्रग है जो कि स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनहिबिट करती है। तो कौन सी ड्रग है वो? दैट इज टर्बिनाफिन। सो द करेक्ट आंसर इज टर्बिनाफिन। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कैस्परफंजिन, वो तो सेल वॉल पे एक्ट करती है, ग्लूकन की सिंथेसिस कम करती है। देन फ्लूसाइटोसिन, वो एंटी मेटाबोलाइट है, डीएनए आरएनए की, फंगल डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज नहीं होने देता। देन टर्बिनाफिन, it non-competitively inhibits the enzyme squalene epoxidase, thereby inhibit the synthesis of ergosterol. So the correct answer is the terbinafine. Next question, which of the following antifungal can cause gynecomastia? तो गाइनिकोमेस्टिया कहाँ हुआ था? मेल्स में हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। किसने किया था? कीटोकोनाजोल ने किया था। सो निस्टैटिन नो, कीटोकोनाजोल yes. So ketoconazole is the right answer. Ketoconazole can cause gynecomastia in males. Then dash is the drug of choice in invasive aspergillosis. ये हमें याद होना चाहिए। Voriconazole. Voriconazole is the drug of choice in invasive aspergillosis. अब हम ऑप्शंस देखते हैं, क्या voriconazole अवेलेबल है? Yes, voriconazole. So voriconazole is the correct answer. Then dash is used in the maintenance therapy of cryptococcal meningitis. ये हमने कई बार पढ़ा है। cryptococcal meningitis की जो लोडिंग थेरेपी है उसमें क्या यूज होता है? एम्फोटेरिसिन बी एंड फ्लूसाइटोसिन। और मेंटेनेंस थेरेपी पे क्या यूज होता है? फ्लूकोनाजोल। सो फ्लूकोनाजोल इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लूकोनाजोल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीन एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय। पॉलीन एंटीबायोटिक्स यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन की। सो पॉलीन एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय inhibiting lanosterol 14 alpha demethylase. No, 14 alpha demethylase को कौन इनहिबिट करते हैं? अजोल्स।
Then produce micropores in fungal cell membrane. Yes, this is the correct answer, because pollens, they bind to ergosterol and they produce micropores in the fungal cell membrane. So this is the correct answer, produce micropores in the fungal cell membrane. Then a potent inhibitor of thymidylate synthase is, this we know, flucytosine. Flucytosine is a potent inhibitor of the enzyme thymidylate synthase. और इस एंजाइम को इनहिबिट करके क्या होता है, थायमीन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से फंगल डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता. और फ्लूसाइटोसिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एंजाइम थायमिडाइलेट सिंथेस, thereby it inhibits the synthesis of फंगल डीएनए. इसके अलावा ये फंगल आरएनए और फंगल प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस नहीं होने देता. सो करेक्ट आंसर इज फ्लूसाइटोसिन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडिएसिस ऑफ वजाइना, दैट इज द सुपरफिशियल इन्फेक्शन, GIT, that is the infection of the gut, and candidiasis of oral cavity is treated by griseofulvin. This griseofulvin is not the right option, because griseofulvin is primarily used for the tinea infections, for the dermatomycosis. Then meconazole, meconazole क्या है, it is an imidazole जिसको हम देते हैं टॉपिकली. तो meconazole is useful in the treatment of candidiasis of vagina, but GIT में अगर candidal infection है तो meconazole cannot be used, क्योंकि meconazole का तो superficial topical application हो रहा है, skin के ऊपर application हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये use नहीं होगी. So griseofulvin is not the right answer. Meconazole is not the right answer. Then rifampicin, rifampicin is anti-tubercular drug, so this option is also wrong. Last is the nystatin. अब इसको चेक करते हैं. Yes, nystatin is used topically for the treatment of candidiasis of vagina. Then nystatin can be used orally for the treatment of candidial infection in the GIT. और ये हमने पढ़ा भी है. Nystatin is useful in the oral therapy of nystatin is useful in the treatment of monilial diarrhea. तो अगर हम ओरली निस्टैटिन को देंगे तो वो ब्लड में तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट GIT में लोकलाइज्ड एंटी फंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और जितने भी कैंडिडा है इंटेस्टाइन में उनको डिस्ट्रॉय कर देगा. सो nystatin is useful in candidiasis of vagina, in candidiasis of GIT, and also in the candidiasis of oral cavity. हमने पढ़ा है that oral thrush में भी nystatin is very effective. So nystatin is the right answer. Then echinocandins inhibit, echinocandins कौन से थे हमारे, caspofungin, micafungin, क्या करते हैं, ग्लूकन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. So echinocandins inhibit synthesis of glucan, right? So the right answer is echinocandins inhibit synthesis of glucan. So ये कुछ examples थे कि किस तरह आपको multiple choice questions आ सकते हैं, किस तरह से आपको short answer based questions आ सकते हैं. जैसे कि इकाइनोकैंडिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, ये बताओ कि कौन सी ड्रग है जो थाइमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, वो कौन सी ड्रग है जो कि फंगल माइटोसिस को इनहिबिट करती है. या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि nystatin के यूजेस बताओ, ग्रीसियोफल्विन के यूजेस बताओ. सो इस तरह की आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अब देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिनके लॉन्ग आंसर्स हों, जो कि 5 to 10 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ये सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, क्वेश्चंस तो बहुत तरीके के फ्रेम हो सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. लाइक क्लासिफाई एंटी फंगल ड्रग्स विद सूटेबल एग्जांपल्स. यहाँ आपकी 6 क्लासेस थी, आप उनको क्लासिफाई करोगे एंटी फंगल ड्रग्स को. फॉर एग्जांपल पॉलिन्स, जिसमें आ गए एम्फोटेरिसिन बी, nystatin, हेमाइसिन. देन आपके आ गए एजोल्स जो फर्दर क्लासिफाइड हैं इमिडाजोल्स में और ट्रायाजोल्स में. फिर आपके आ गए अलाइलमीन्स, देन आपके आ गए इकाइनोकैंडिन्स, देन बेंजोफ्यूरिन, एंटी मेटाबोलाइट. तो ऐसे आप यू कैन क्लासिफाई the antifungal drugs, and in each class you can give the examples. उसके बाद write in brief on pharmacology of amphotericin B, ये भी आपको पता है, आप easily ये question कर सकते हो. Then discuss pharmacology of azoles. इसमें यहाँ पे आपको इस तरह भी आ सकता है, discuss pharmacology of fluconazole, या फिर discuss pharmacology of triazoles. और यहाँ पे आपको एक ब्रॉडली पूछा गया है, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एजोल्स. तो इसमें आप क्या करोगे, आप एजोल्स को
ब्रॉडली क्लासीफाई कर दोगे into imidazoles and triazoles. उसके बाद आप बता दोगे important characteristic that imidazoles are basically used in the treatment in the superficial fungal infection treatment, और जो आपके ट्रायाजोल्स हैं दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शंस. और उसके बाद आप किसी भी एक ड्रग का, जैसे आप क्लोट्राइमेजोल को थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, आप फ्लूकोनाजोल को थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, एंड then you can talk about in a line or two about voriconazole and posaconazole, that these are the newly added triazoles with the very broad antifungal spectrum. तो इस तरह आप इस पूरे आंसर को फ्रेम कर सकते हो. Then write short notes on griseofulvin, very simple. Caspofungin, very simple. Write in brief on pharmacology of allylamine. यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि allylamine है क्या. Allylamine belongs to the antifungal category of drug. So allylamine is a class of drugs that belongs to the antifungal drugs. और इसमें कौन सी ड्रग आती है? टर्बिनाफिन. तो ये आपको पता हो तो उसके बेसिस पे आप इजीली इस क्वेश्चन को भी आंसर कर लोगे. सो दिस इज इन ब्रीफ ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीफंगल्स. प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ना तो फंगस का ट्रीटमेंट करना है और ना ही आपको किसी ड्रग को यूज़ करना है. इसका बेसिक पर्पस है कि आपको एकेडमिकली आपको की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.